आप कुछ भी अभी बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। जितनी भी क्रियाकलाप होती है, जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं, वो सब कुछ रिलेटेड है आपके ब्रेन से। हर एक चीजें ब्रेन से रिलेटेड है। और ब्रेन हमारा समझिए मेन ऑर्गन हुआ। अगर ब्रेन गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आइए इस ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आज बात करें कि आखिर क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं उससे। एक पीपीटी मैंने तैयार करी है जिससे हम बात करें तो आप बहुत आसानी से उन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए इस पीपीटी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां, डिसऑर्डर। देखिए, कभी भी हमको डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं लगती है, एक बार में कोई भी बीमारी नहीं आती है। पहले डिसऑर्डर होता है, पहले किसी चीज की डिफिशियंसी होती है, उसके बाद जा करके वो एक बीमारी में कन्वर्ट होता है। तो धीरे 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 ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से परेशानियां हो सकती हैं, आइए हम देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद पीपीटी दिख रही होगी सब लोगों को। यस सर, क्लियर है सर। चलिए, तो बहुत सारे बीमारियां हैं ब्रेन से रिलेटेड। और ब्रेन के फंक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। एक बहुत ही आम बीमारी है जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में एल्जाइमर या भूलने की बीमारी। जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा गजनी, हमेशा भूलने की बीमारी है। आए हैं कुछ और करने के लिए, कुछ और हो जाता है। कुछ और सोच के जाते हैं, कुछ और हो जाता है। देखिए, छोटे मोटे भूलने की बीमारी तो सबको है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा बीमारी है, ये बहुत बड़ा डिजीज है। छोटे मोटे चीजों को हर आदमी भूलता है, लेकिन अगर वो धीरे 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 बहुत ज्यादा होने लगे तब वो जा करके डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तब सोचने वाली बात है, उसके बारे में चिंता करने की बात है। तो सबसे पहले अगर बीमारी की बात करें, जो भूलने की एक आम बीमारी है, मेमोरी लॉस की बीमारी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रेन, ये जो है ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज है जो आपके न्यूरॉन्स को, आपके सेल्स को डैमेज करता है। देखिए, आपका शरीर सेल से बना है। ब्रेन के अगर सेल्स की बात करें तो ब्रेन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, किडनी सेल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये कुछ वर्ड आपको जानने पड़ेंगे। तो ब्रेन सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इस तरीके से बहुत छोटे 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 नर्व्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर। जो हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, तो पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सब कुछ पहुंचाने का काम उस हार्ट का होता है। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन आपके हर सेल्स तक जाता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए, अगर सही तरीके से सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले, तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है? ब्लड के द्वारा। और ब्लड हर सेल तक कैसे जाता है? हार्ट के द्वारा। हार्ट ने जब पंप किया, हर सेल तक, आपके हेयर से लेके आपके नेल्स तक, यानी कि सर से लेके आपके पैरों तक जितना भी ब्लड वेसल्स है, सोचिए हार्ट के अंदर कितना पंपिंग पावर है। एक बार पंप करता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड मिल जाता है। तो इस तरीके से जब आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत ही फाइन कैपिलरीज, बहुत ही महीन, आपको तो ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा लार्ज करके माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, लेकिन नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है। आप सोचो, जो चीज को आप आंखों से देख नहीं सकते वो कितना महीन होगा। और उस महीन धागे जैसे कैपिलरीज के अंदर, ट्यूब के अंदर, धागे जैसे ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। कितने महीन कैपिलरीज होते हैं। और धीरे 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 एज के अकॉर्डिंग, जनरली क्या होता है, भूलने की बीमारी लोग जनरली एज से जोड़ देते हैं। जब एजिंग हो जाती है 40 50 60 के बाद, एक आम हो जाता है कि जब न्यूरॉन्स थक जाते हैं, हमारे ब्रेन इतना फंक्शन करता है, हर एक एक्टिविटी के लिए ब्रेन इन्वॉल्व होता है। और फंक्शन करते करते, काम करते करते धीरे 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 इसके अंदर प्लाक जम जाता है, यानी ब्लॉकेज कह सकते हैं। जिस तरह से हार्ट में ब्लॉकेज होता है, ब्रेन में भी ब्लॉकेज होता है। और ये न्यूरॉन्स को बिल्कुल डैमेज करने लगता है। आप देखेंगे एक तरफ हेल्दी न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं, एक तरफ डाइंग न्यूरॉन्स जो टैंगल के शेप में होता है। प्लाक की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सही तरीके से आपके ब्रेन सेल्स को नहीं मिलता है, जिस कारण क्या होता है, सिकुड़ना शुरू होता है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं।
यानी वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता है। और जब ठीक से ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई नहीं होगा, सारे न्यूट्रिशन ब्लड को नहीं जाएंगे, तो वो अल्जाइमर की बीमारी धीरे 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 भूलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से आपका सिग्नल काम करता है, जिस तरीके से आपका मोबाइल काम करता है, टावर कहीं और है, मोबाइल कहीं और है, ठीक उसी तरीके से आप रेडियो पुराने टाइम में देखे होंगे, ट्रांजिस्टर देखे होंगे, वो सिग्नल आता है उसको कैच करता है। तो ब्रेन ने हर एक चीज को एनालाइज करके आपके हर फंक्शंस को कराता है। ब्रेन बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, और इसके नेफ्रॉन्स जब डैमेज होने लगते हैं, जब प्लाक जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ये अल्जाइमर जैसी बीमारी होने लगती हैं। इस तरीके से आप देखें ब्रेन फंक्शंस को, तो ब्रेन पूरे शरीर को रेगुलेट करने का काम करता है। इस तरीके से न्यूरॉन्स आपके पूरे ब्रेन में फैले रहते हैं। अब ब्रेन से रिलेटेड जो मेन परेशानियां हैं उसके रिलेटेड और भी बात कर लें। जैसे मेमोरी लॉस तो है ही, मेमोरी लॉस का ही एडवांस वर्जन बोलते हैं अल्जाइमर। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर कैंसर भी, जो सुने होंगे ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। ट्यूमर का मतलब वही है जो आपकी नसें हैं ब्रेन की, जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर गांठ जमने शुरू हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर धीरे 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 कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। एपिलिप्सी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा, ये भी ब्रेन से रिलेटेड ही परेशानी है। पार्किंसन भी डिजीज है। पार्किंसन में क्या होता है, आदमी का हाथ पैर कांपने लगता है, खड़ा है उसका हाथ कांप रहा है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग बीमारियां, पैरालिसिस है वो भी इसी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड है। यानी कि सिग्नल सही तरीके से नहीं जा रहे हैं, एक तरफ एक साइड लोग बोलते हैं सुन्न हो गया, एक साइड काम नहीं कर रहा। जैसे शरद पवार को आपने देखा होगा बोलते हुए। तो बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, जो एक और कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप देखे हैं ब्रेन से रिलेटेड ये सारे इश्यूज हैं। तो अल्जाइमर जो डिजीज है वो इस तरीके से हमने बताया, भूलने की बीमारी है। अल्जाइमर में जो मेमोरी लॉस होता है उसी को अल्जाइमर भी बोल सकते हैं आप। डिमेंशिया भी उसी का पार्ट है, ये सब साइन है। डिमेंशिया में क्या होता है, ये अम्ब्रेला टर्म है डिमेंशिया, जो मेमोरी लॉस को और थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ही इन्फेक्ट कर देता है, बहुत ही स्लो कर देता है। डेली लाइफ बहुत ही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा जब भूलने की बीमारी हो जाएगी। और एक मेन प्रॉब्लम आता है जिसको पार्किंसन बोलते हैं। पार्किंसन का मतलब हाथ पैर कांपना और थरथराना। कोई बोल रहा है, आप देखेंगे पूरा शरीर उसका कांप रहा है। अगर वो साइन कर रहा है, कभी आप देखेंगे बंदा अगर जब साइन करता है पूरा हाथ उसका कांपता है, पूरा शरीर कांप रहा है, वो सही से साइन नहीं कर पाता है, यानी हाथ कांपना पार्किंसन का क्या एक साइन हो सकता है, क्या सिम्टम हो सकता है। कभी कभी पार्किंसन में तो हाथ और शरीर कांपता ही है, कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है पूरे शरीर में। आपको गंध आना भी बंद हो जाता है, यानी स्मेल आना बंद हो गया। अगर पैरों में लगे कि करंट जैसा दौड़ रहा है, ऐसा कुछ फील हो कि पैर में कुछ करंट जैसा लग रहा है, कुछ झुंझुनाहट हो रही है, वो भी आपके पार्किंसन का यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। लिखावट में बदलाव, आपकी राइटिंग पैटर्न बदल गई, सिग्नेचर बदल गया, पहले कुछ और सिग्नेचर करते थे, आज कुछ और, क्योंकि हाथ जब कांपेंगे, हाथ जब वाइब्रेट करेंगे तो आप सही तरीके से अपना साइन नहीं कर पाते। और मांसपेशियों में अगर हमेशा अकड़न रहती है तो ये आप जाने कि ये पार्किंसन डिजीज की शुरुआत है। पार्किंसन को आप याद रखिए, ये वाइब्रेशन यानी हिलने की परेशानी है। हाथ हिल रहा है, कांप रहा है, पैरों में करंट है, लिखावट में बदलावत है, मांसपेशियों में, तो ये एक प्रॉब्लम तो ब्रेन से रिलेटेड हुआ ही। नेक्स्ट पे जो प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसको बोलते हैं मिर्गी, एपिलेप्सी या सीजर भी इसको बोलते हैं। ये भी ब्रेन के सही तरीके से फंक्शन नहीं होने के कारण कुछ बच्चों में भी ये होता है, अर्ली एज में सही तरीके से ब्रेन का फंक्शन नहीं है, बच्चों का ठीक से ग्रोथ नहीं हुआ है, कहीं अचानक से कहीं चोट लग गई है, कहीं गिर गया है, सर के बल बच्चा कभी गिर गया बेड से, तो कभी नर्व्स दब गए हैं। बाद में हम लोग 2 साल 4 साल 5 साल के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या कभी बच्चा आपका गिरा था, बचपन में कोई चोट लगी थी, यानी कि चोट लगी कभी और असर 2 साल 4 साल के बाद भी दिखते हैं। यानी कि जब वो नेफ्रॉन्स दबे हुए हैं, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्रेन के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन रिलेटेड इशू में एक एपिलेप्सी भी बीमारी है। ये जन्मजात भी होता है या एज के अकॉर्डिंग भी होता है। तो मिर्गी कहीं भी बंदा फेंट हो जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा, तो ये भी एक ब्रेन से रिलेटेड मिर्गी बहुत परेशानी हो करता है। अब मिर्गी के लक्षण सबको पता है, बहुत सारे लोग आप आसपास देखे होंगे, बेहोश हो जाना,
दांत बिल्कुल दांत पे दांत एकदम बैठा लेना, जिसको बोलते हैं भींच लेना। होठ या जीभ काट लेना, ऐसा भी कुछ ऐसा होता है। आंखों की पुतली के ऊपर खींचना, एकदम ऊपर आंख बिल्कुल तन जाएगा, आंखें खिंच जाएगी। अचानक गिर जाना, शरीर का अकड़ जाना, एकदम सीधा हो जाएगा, लगेगा बंदा अब अकड़ गया। मुंह से झाग आना, अचानक ब्लीडिंग आने लगती है या फिर झाग आने लगता है, उस तरीके का सिचुएशन होता है तो उसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिर्गी का लक्षण हो गया। ये भी ब्रेन से रिलेटेड ही परेशानी है। तो ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो लाखों न्यूरॉन्स से बने हुए हैं, और आप देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि सबसे जटिल, जिसको जटिल बोलते हैं, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है डॉक्टर के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए, कि ब्रेन कैसे बना है। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, और सबसे जटिल अगर है कोई ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसको बोलते हैं ब्रेन। आप हार्ट को भी खोल के बाईपास कर सकते हैं, आप किडनी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप लीवर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप हर बीमारियों को मोटा मोटी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को खोलने समय डॉक्टर भी बहुत बार सोचते हैं कि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ी-सी छेड़-छाड़ हो गई, कभी-कभी ब्रेन में गाँठ भी बन जाता है। वो गाँठ की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, ब्लड फ्लो सही नहीं होता है, और वो जो गाँठ ट्यूमर है वही कैंसर में आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इम्पोर्टेंट क्या, अगर ये ना रहे तो कुछ काम ही नहीं होगा, और सैकड़ों बिलियन नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा बने रहते हैं, और एक दूसरे के न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें तो ये एक दूसरे के मैसेज को कन्वर्ट करते हैं। आपने सोचा मुझे बाइक चलाना है, अभी आप जो मीटिंग ले रहे हैं, हर एक काम जो कर रहे हैं आप, हंसना, रोना, खाना, खेलना, गरम लगना, ठंडा लगना, हर एक फीलिंग ब्रेन के द्वारा होती है। आपने कुछ देखा, आपको डर लग गया, आपने कुछ देखा, आपको हंसी आ गई, आपने कुछ देखा, आप खुश हो गए, आप दुखी हो गए। ये सारी एक्टिविटी का मास्टरमाइंड है ब्रेन। कहा भी जाता है तो कोई बताने की बात नहीं है, ब्रेन तो बिल्कुल वाइटल ऑर्गन है, और ब्रेन से रिलेटेड ये सब परेशानियां जो मैंने बताई है, एक बार फिर से बात करेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड जो इशू है क्या क्या हो सकता है। अल्जाइमर, जो भूलने की बीमारी, डायमेंशिया उसको बोलते हैं, या फिर मेंटल डिजॉर्डर हो जाता है। बहुत सारे लोग मेंटल हो जाते हैं, यानी कि दिमागी परेशानी, पागल की तरह का बात करने लगेगा, उसको मेंटल बोलते हैं। तो पागल का दौरा जो पड़ता है, मेंटल जो अलर्टनेस खत्म हो जाती है, वो भी ब्रेन से रिलेटेड है। पार्किंसन और अदर मूवमेंट डिसऑर्डर जो मैंने बताया, हाथ कांपना, भूलना, उसके अंदर माइग्रेन भी एक बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन के अंदर। माइग्रेन में क्या होता है, अधकपारी जिसको बोलते हैं, एक साइड आपका बहुत ज्यादा परेशान करेगा। कोई भी एक साइड में ब्रेन में अगर हमेशा दर्द रहता है, हेडेक बना रहता है, तो आप समझिए कि ब्रेन का रिलेटेड है। माइग्रेन भी उसी से रिलेटेड है। डिप्रेशन है, मेंटल फैटिक है, और स्ट्रेस तो आज के डेट में हर आदमी को है। आज हम फिजिकल कम काम कर रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उस ब्रेन फंक्शन को सही करने के लिए खान पान में बदलाव, अच्छे से वैसा फूड लें जो आपको पूरा ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को बढ़ा दे। वैसा फूड लें जिसके अंदर ओरेक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो, जो आपके हर सेल तक जो ऑक्सीजन नहीं पर पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उस खाने के मदद से जाए। तो कहा जाता है कि लाइफ स्टाइल ठीक करना, योगा एक्सरसाइज अपने जिंदगी में लाना, डाइट सही करना, और सही तरीके से 8-10 घंटे, 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है, वो भी आपके स्ट्रेस को बहुत कम कर देती है। आज के डेट में मैक्सिमम लोग स्किन एलर्जी से परेशान है। एक तो एलर्जी होती है जो सर्दी खांसी मौसम का बदलाव होता है, एक आज सबके अंदर एक कॉमन बीमारी है जिसको बोलते हैं स्क्रीन एलर्जी। स्क्रीन एलर्जी का मतलब सबसे बड़ा चीज है मोबाइल फोन। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, मेरे कह देने से, मीटिंग कर देने से आप मोबाइल यूज बंद नहीं करेंगे। हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में हम अपना फोन चेक करते हैं। और एक कहा जाता है कि एक एवरेज आदमी आज के टाइम में जिनके पास स्मार्टफोन है, 3 से 4 घंटे वो स्मार्टफोन पे बिताते हैं। तो स्क्रीन एलर्जी के कारण नींद सही नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को बेड पे रह करके मोबाइल चेक करने की आदत है, और 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक वो कुछ मूवी देखते हैं, कुछ ऐसा सीरियल देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं। या बहुत सारे लोग वर्किंग भी होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके लिए स्ट्रेस और तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हमेशा हेडेक बना रहता है। अब दिन और रात बनाया गया है रात को रेस्ट करने के लिए, दिन में
अपना काम करने के लिए, लेकिन हम उल्टा नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं, हम नाइट शिफ्ट करते हैं। तो जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अलर्ट का ये विषय है कि उनका ब्रेन आगे चल के परेशान करने वाला है। बीपी, शुगर, थायराइड के वो मरीज होने वाले हैं, क्योंकि वो एडवर्स काम कर रहे हैं। रात बनाई गई है सोने के लिए, दिन बनाई गई है अपना काम करने के लिए, लेकिन आप रात में काम करते हैं। यानी कि आप नेचर को बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो नेचर को चैलेंज करेंगे तो वो आपको चैलेंज करेगा आगे चल के। तो इन सारी बीमारियों में पैरालिसिस भी होता है, एक साइड आपका शून्य हो जाता है बिल्कुल। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ओके लाइफ ने डिजाइन किया है। खान पान के साथ साथ अगर आप अपने डाइट में इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, इस प्रोडक्ट का नाम है आरजी फ्यूएल, जिसका बेसिक कंपोनेंट है L-arginine के साथ एंटीऑक्सीडेंट। ये आप ये जान लीजिए कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये जादू है। ये जादू इन द सेंस कि ऐसा साइंस पे बना हुआ है जिस साइंस को लेकर के नोबेल प्राइज लोगों ने विन किया है। आप डालेंगे अगर गूगल के अंदर कि 1998 में नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला, यानी कि 1998 में नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में किस प्रोडक्ट को मिला, किस आर्टिकल को मिला, किस साइंटिस्ट को मिला, तो उसमें एक वर्ड आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि वो साइंटिस्ट, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1998 में ये अपना एक चैप्टर रखा था। कौन सा चैप्टर था, क्या उनका आर्टिकल था? एक आर्टिकल था 1998 के अंदर कि अगर आप हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा, एक गैस होती है, उन्होंने ये आर्टिकल दिया था 1998 में कि हमारे शरीर के अंदर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हो तो कभी कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता है, कहीं कोई ब्लड जाम नहीं हो सकता है, और हर सेल को ऑक्सीजन हो सकता है। तो कभी भी स्ट्रोक जैसी समस्या, ब्रेन में ट्यूमर जैसी समस्या, और ब्रेन से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या कहीं भी शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपके शरीर के अंदर भर के है तो कभी भी ऐसी परेशानी नहीं हो सकती है। ब्लड फ्लो की समस्या नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन कभी कम नहीं हो सकता है सेल्स को, और सेल्स को ऑक्सीजन मिलता रहे तो कभी भी आप हार्ट अटैक या फिर ब्रेन ट्यूमर या अचानक मिर्गी के दौरे नहीं आ सकते हैं। ब्लड सप्लाई अगर सही हो जाए, हर कैपिलरीज को, हर ब्लड वेसल्स को ओपन करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको सर्च करना है कि 1998 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज किसको मिला, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपके शरीर के अंदर है तो कभी भी आपको हार्ट अटैक या ब्लॉकेज जैसी समस्या नहीं आ सकती है, और ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आर्टिकल था कि भाई उन्होंने तो, साइंटिस्ट ने खोज दिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपके शरीर के अंदर है तो कोई भी ब्लड फ्लो की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो सकती है, ये आर्टिकल था। अब सवाल आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर कैसे आएगा? आप सुबह से शाम तक कितना भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ले लें, हर चीज मिल सकता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिल सकता। नाइट्रिक ऑक्साइड लाने के लिए एक ही चीज है जो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाएगा, पतले से पतले नली को भी खोल सकता है, यानी ब्लड वेसल्स को भी खोल सकता है, एकदम फाइन कैपिलरीज को ओपन कर सकता है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा कैसे? सिर्फ रॉ फूड खाने से। अगर आप कच्चा फल, सलाद, स्प्राउट, यानी वैसा कोई चीज जिसको आप कुकर में सीटी नहीं लगाते, गैस पे नहीं चढ़ाते, अनकुक्ड फूड जिसको बोलते हैं, बिना बनाया हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन हमारी आदत है आंख खुलते ही चाय बिस्किट, ब्रेड पकौड़ा, रोटी सब्जी, दाल चावल, यानी आप देखो सर सब कुछ मिलता है लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड हमें नहीं मिलता। सलाद भी हम लोग खाते हैं तो बहुत थोड़ा खाते हैं। खाने का तरीका भी सलाद का बिल्कुल गलत है, खाने से पहले सलाद खाना चाहिए था, तो आपको प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन आप बताइए कि रॉ फूड कितना हम लोग सुबह में खाते हैं, उठते ही कुकर में बनाना, मैडम आपकी पहुंच जाती है किचन में, या मम्मी पहुंच जाती है, खाना बनाने में लगता है आधा घंटे, यानी कि सब कुछ मिलता है लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलता। इसीलिए इतनी परेशानी है, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे आपका साइटिका हो, चाहे नर्व्स का प्रॉब्लम हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, ब्लड फ्लो सही तरीके से शरीर में नहीं हो रहा। और ब्लड फ्लो तभी होगा जब आप रॉ फूड खाते हैं, ये मैं नहीं कहता,
ये 1998 में नोबेल प्राइज विनर साइंस है ये, एक बार सर्च करना सर। तो आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, एक हेल्दी लाइफ आप बिताना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट के अंदर रोटी दाल चावल बंद कर दीजिए। कुछ नहीं है, कुक हुआ, सीटी लगी, सारा कुछ खत्म हो गया। तो कुछ रॉ फूड खाइए, 2-4 तरह का फल मिला लीजिए, उसको खाइए। कुछ आप सुबह में सलाद खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, कुछ नट्स खा सकते हैं, यानी बहुत सारे उपाय हैं सर। बिना गैस सिलेंडर इसीलिए तो महंगा हो गया। अच्छा हुआ कि महंगा हो गया, इसको तो 5,000 का कर देना चाहिए, ताकि आप गैस का इस्तेमाल कम करें। और जितना गैस का इस्तेमाल कम होगा, जितना आपकी मैडम किचन में कम जाएंगे, उतना आप सेहत हेल्दी रह सकते हैं। रोज एक नारियल पानी पीजिए, डाब पीजिए। उसमें आपको पैसे लगते हैं, बहुत महंगा दिखता है नारियल पानी, लेकिन फटाक से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, वो बहुत सस्ता दिखता है। वो हैबिट में लाना पड़ेगा सर। तो ये हम लोगों ने ओके लाइफ केयर ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, उस अवार्ड विनिंग साइंस को लेकर के, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज विनर साइंस है, जिसको बोलते हैं L-आर्जिनाइन। जब आप कच्चा चीज खाते हैं तो क्या जाता है शरीर के अंदर, एक एमिनो एसिड होता है L-आर्जिनाइन। सब कुछ में मिलता है, लेकिन पके हुए भोजन में L-आर्जिनाइन नहीं मिल सकता है। तो जितने भी फल हैं, उन सब के चीजों को एक्सट्रैक्ट कर करके लैब में उसको बनाया गया, जिस प्रोडक्ट का नाम है आरजी फ्यूएल। ये जितने तरह का फल है उसके अंदर डाला गया है, ताकि आपको वो नाइट्रिक ऑक्साइड मिले, वो L-आर्जिनाइन मिले। ये 30 का पैक है, रोज एक पीना है, सुबह में उठ करके खाली पेट, बहुत आसान तरीके से इसको घोल सकते हैं। और ये इतना बेहतरीन, इतना टेस्टी है कि सुबह सुबह दिन की शुरुआत आपकी हो सकती है आरजी फ्यूएल के साथ। और इस आरजी फ्यूएल को आप 30 दिन नहीं 60 दिन लगातार लेना है, यानी 2 डब्बा आपको लगातार लेना है, उसके बाद गैप देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको पूरे साल इसको लेना है। अगर आप 2 महीने ले लेते हैं, यानी 60 पाउच ले लेते हैं, तो मोटा मोटी आपके 6 महीने का डोज ये पूरा हो जाता है। साल में 2 डब्बा लेना, 4 बार लेना होता है, और पूरा ब्लॉकेज की समस्या खत्म हो जाएगी। तो L-आर्जिनाइन के साथ साथ ये प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर है, वो 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए के बिकते हैं। बाकी कंपनियों में बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर में अफोर्डेबल के नाम से जानी जाती है। तो ये बहुत बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है हर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो मेमोरी लॉस हो, चाहे आप किसी को पैरालिसिस हो गया हो, पार्किंसन हो, मिर्गी हो, उसको आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे अगर हैं, 12 साल से नीचे हैं, तो 1 पाउच खोलिए, उसको 2 दिन पिलाइए। हाफ आज दीजिए, हाफ कल दीजिए, आप उसको आराम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आरजी फ्यूएल के, हमारा आरजी फ्यूएल क्यों बेहतरीन है कि 1 सीसे के अंदर, 1 पाउच के अंदर 5 ग्राम L-आर्जिनाइन है। आप मार्केट के अंदर देखोगे सर, डबल प्राइस में लोग देते भी हैं, लेकिन 1 सीसे के अंदर 5 mg L-आर्जिनाइन नहीं मिलेगा। आप अपना एक्सक्लूसिव फीचर याद रखिए, वाई ओके लाइफ केयर L-आर्जिनाइन या आरजी फ्यूएल। ये नहीं कि मेरे पास आरजी फ्यूएल है, आपको compete करना होगा और आपको बताना होगा मेरा प्रोडक्ट बेहतर क्यों है, कि 1 सीसे के अंदर 5 mg L-आर्जिनाइन है। उसके बाद 5 mg 500 mg सॉरी 500 mg 5 mg तो आपका L-आर्जिनाइन हो गया, और 500 mg यानी 500 mg इसके अंदर प्रोएंथोसाइनिन है, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, उसका कलर निकाल के इसके अंदर डाला गया है, ताकि वो आपकी लाइफ को कलरफुल बना सके। तो प्रोएंथोसाइनिन, और साथ में 500 mg ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, यानी अंगूर का बीज हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। एंटीऑक्सीडेंट आप समझते होंगे, यानी 3 एक्सक्लूसिव फीचर है इसके। 5 ग्राम L-आर्जिनाइन, 500 mg प्रोएंथोसाइनिन, और 500 mg इसके अंदर है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। लोग बी कॉम्प्लेक्स के साथ बेचते हैं डबल प्राइस में, हम एंटीऑक्सीडेंट के साथ बेचते हैं हाफ प्राइस में। अफोर्डेबल इसलिए ओके लाइफ केयर मानी जाती है। तो आरजी फ्यूएल एक प्रोडक्ट हो सकता है। जब 2 महीना आप आरजी फ्यूएल ले लेते हैं, उसके बाद आपको बेरी फ्यूएल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर ये बेरी फ्यूएल समझ लीजिए एक तरह का जूस है। जिस तरीके से आप दूध का एक रेगुलर यूज करते हैं, उसी तरीके से आप बेरी फ्यूएल, क्योंकि 15 बेरीज हैं, आरजी के बाद बेरी एक साथ अगर ले सकते हैं,
आधे एक घंटे का गैप करके ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप पहले आरजी फ्यूल 60 दिन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप बेरी फ्यूल रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक ब्रेन फ्यूल हमारे पास प्रोडक्ट है, क्या लाजवाब प्रोडक्ट है। और ये भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल कि जो इस हमारे साइंस को, हमारे R&D को बाहर की कंपनियां फॉलो करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अमेरिका की कंपनी ने हमारे इस न्यूट्रिशन को लेकर के, हमारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक प्रोडक्ट ब्रेन के ऊपर डेवलप किया। ये बोलने की बात नहीं है, ये सर्च करने की बात है। ओके लाइफ केयर हमेशा एक कदम आगे मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में 24% यानी कि एक्टिव कंपोनेंट के साथ है। टर्मेरिक रूट है, एस्टाजेंथिन जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भी है, ट्रांस रेवेट्रोल है, गाइनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है। आप देखेंगे इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, और साथ में प्रोबायोटिक्स के साथ। शायद ही किसी के पास ब्रेन फ्यूल हो, तो ब्रेन फ्यूल एक सुबह शाम, यानी मेंटल फैटिक हो, थकान हो, डिप्रेशन हो, रेस्टलेस हो, ये सारे चीजें, मेमोरी लॉस हो, जितना मैंने बताया, चाहे पैरालिसिस ही क्यों ना हो, अगर आप आरजी फ्यूल के साथ ब्रेन फ्यूल सुबह शाम, आरजी फ्यूल हमेशा आपको सुबह खाली पेट लेना होता है, ये खाने के बाद ब्रेन फ्यूल सुबह शाम लेंगे, बहुत बेहतरीन है। और जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो ब्रेन फ्यूल के साथ KSM आप मिला सकते हैं, वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा। मार्केट में बहुत अश्वगंधा आपने देखा होगा, लेकिन KSM 66 जो है US पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है। जो स्ट्रेस हो रहा है, स्किन एलर्जी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो आपको ग्रीन केमिस्ट्री बेस है तो बहुत बेहतरीन दे सकता है। और 5% मिथ्रोमाइड होता है अश्वगंधा के अंदर। आप जाके देखें सर, कोई लिखता नहीं है कि कितना % मिथ्रोमाइड है, यानी कि अश्वगंधा का एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो मिथ्रोमाइड बोलते हैं, जो KSM 66 में है। तो ये भी बहुत बेहतरीन, सुबह शाम आप ले सकते हैं। ओमेगा अगर एक ले लें, या फिर ओमेगा आप ले लें तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो कुछ नट्स ले लीजिए सुबह में, अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए। जो हमारे विक्रांत सर हमेशा बताते हैं, ओमेगा आपको चाहिए हेल्दी ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, तो ओमेगा भी आपको ऐड करना है सुबह शाम। साथ में एक टाइम में माई 90 आप कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशन है जिसकी वजह से आप लेकर के ये प्रोडक्ट को, माई 90 क्योंकि मल्टी विटामिन चाहिए आपको। तो इस तरीके से जो मैंने बताया, ब्रेन लीड, मान चले किसी को पार्किंसन है, उसको आरजी फ्यूल मैंने 60 दिन खिलाया, ब्रेन फ्यूल दिया, ओमेगा फ्लेक्स दिया, और साथ में आप माई 90 एक टाइम में दे देते हैं। आप देखो सर, 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन आप किसी को भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीना बोल के नहीं दीजिए, बोलिए 6 महीना आपको खाना पड़ेगा, 3 महीने में रिजल्ट दिखेगा। आप बताइए, ब्रेन ट्यूमर 1 दिन में हुआ? आप बताइए, उसकी नसें 1 दिन में दबी? क्या मिर्गी 1 दिन में हुआ? हम चाहते हैं बिल्कुल चमत्कार की तरह 1 महीना खाए, उसको रिजल्ट आ जाए। कुछ नहीं दिखेगा। आयुर्वेद को 90 डेज चाहिए आपके सेल तक जाने के लिए, क्योंकि दवाओं जो आप एलोपैथी लेते हैं वो बिल्कुल तुरंत क्विक एक्शन होता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद जो बोलता है वो बोलता है कि मैं बीमारियों से नहीं लड़ूंगा, बीमारियों के बदले आपको तैयार करेंगे, आपका शरीर बीमारियों से लड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक है। ये मैंने आज का सेशन आपको बताया। आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज इस सेशन को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा, इस मीटिंग को आप आगे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में बातें समझ में नहीं आती हैं। थैंक यू।